हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सीरीज वर्च्यू बेबी। इस श्रृंखला में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। जब माँ जो है, जो गर्भवती है महिला, वो एक पूरे सफ़र से गुजरती है और उसमें वो जब बच्चा वूम में है तब उसका सिर्फ माँ का ही सफ़र नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार का सफ़र साथ चल रहा होता है। इस श्रृंखला में ही हमने बात की है कि एक कहीं ना कहीं घबराहट या फियर ऑफ अननोन या एंजाइटी जो है वो डेफिनेटली डेवलप होती जाती है। आज इस पर थोड़ी और बात करते हैं और आज हमारे साथ हैं फेमस कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर अवधेश, अगर हम देखें, ये वो सफ़र है जो हर, मुझे लगता है, कपल इंतज़ार करता है इस मोमेंट का कि जब they will move towards the whole full family, और जब बेबी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे घबराहट और बहुत सारे डर, जो अननोन का डर होता है कितनी भी इंफॉर्मेशन के बावजूद। तो ये जो एंजाइटी है, चाहे मदर को है या फादर को है या पूरी फैमिली को है, इस पर हमने बात की है कि उसका असर बच्चे पर पड़ रहा होता है। लेकिन ये एंजाइटी को क्या डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है उसका असर किस तरह से बच्चे पर पड़ना लगता है, और सबसे बड़ी बात खुद व्यक्ति पर कितना पड़ रहा होता है। देखिए, जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसा सफ़र है जो पूरा परिवार, व्यक्ति और समाज वेट कर रहा होता है। मेरे ख्याल से इसे एक थोड़े से दूसरे रूप में भी देखें कि अगर समाज या व्यक्ति ये सफ़र नहीं करता तो शायद 50 साल में पूरी दुनिया में ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाए। जितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है उतनी इम्पोर्टेंट शायद समझी नहीं जाती। पिछले 20-25 वर्षों में हम सबकी इतनी प्रायोरिटीज़ और हो गई हैं। ख़ासतौर पे भारत में अगर देखें तो महिलाओं ने काम करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। उनको अपना कैरियर बनाने की चिंता रहती है और परिवार छोटे हो रहे हैं, तो उस वजह से जो उन्हें सपोर्ट्स थी वो सपोर्ट्स भी कम है। पहले प्लानिंग नहीं होती थी क्योंकि ये समझा जाता था कि परिवार का एक हिस्सा है। जब ऐसा होता था तो चाचे, मामा, चाचियाँ आ जाती थीं, या माँ तो खैर रहती ही थी आसपास। लेकिन अब वो एक तो बदल गया है, दूसरा लेट हो रही हैं प्रेगनेंसीज, तो उस वजह से भी पेरेंट्स में, टू बी में, एंग्जाइटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं कि लेट तो नहीं हो गए, बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी करें। और फिर जिस दिन वो डिसाइड करते हैं उनका डिसीजन इसलिए नहीं होता कि जो माँ है वो स्वस्थ है शारीरिक या मानसिक रूप से, कि अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, बीच में चलो फटाफट एक बच्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बिजनेस एज यूजुअल शुरू कर देंगे। तो उस संदर्भ में आज की जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, कुछ हद तक नॉलेज जो कि स्वतः ही एक बड़े परिवार में रहने के कारण से आ जाती थी वो नहीं थी। दूसरी, जिस तरह से और चीज़ों में हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो एक सेंस ऑफ परफेक्शन की, माँ भी ठीक हो, बेबी भी ठीक हो, सबसे सुंदर, सबसे होशियार बच्चा या बच्ची पैदा हो, तो वो जो एंग्जाइटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं टिल द टाइम ऑफ कंसेप्शन माँ में और परिवार में चलती हैं, जिनका ऑफ कोर्स माँ के ऊपर, उसकी मेंटल हेल्थ पर और बच्चे के ऊपर भी असर होता है। लेकिन क्या देखा गया है कि नेचर जो है वो आमतौर पे माँ को प्रोटेक्ट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मेंटल इलनेसेस से, ओह, अगर पहले ना हुई हो तो। अच्छा। मेजर मेंटल इलनेसेस पहली बार माँ में आमतौर पर प्रेगनेंसी के समय में नहीं होती। ओके। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है तो स्ट्रेस की वजह से जो शरीर में और मन में बदलाव आते हैं वो माँ में ज़रूर आते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट ट्रांसलेट इनटू अ मेजर मेंटल इलनेस अनलेस पहले उसे कभी हो चुकी हो, या फैमिली में बहुत सिवियर मेंटल इलनेसेस के चांसेस हैं जिसको जेनेटिक लोडिंग बोलते हैं। तो उस समय में फिर जब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं और स्ट्रेस अगर होता है और अगर सपोर्ट सिस्टम्स नहीं होते। स्ट्रेस में एक और बात समझने की है कि तनाव हुआ, लेकिन उन्हें कम करने के अगर हमें तरीके आते हैं तो हम उन्हें बैलेंस आउट कर देते हैं। लेकिन अगर तनाव हो रहा है और उसको कम करने के तरीके ना हम खुद अपनाते हैं, ना आपके आसपास वो सपोर्ट्स हैं
जो कि उसे कम कर सकते हैं, तो फिर तनाव ओवरटेक कर लेगा। सो कोपिंग मैकेनिज्म्स कम हुए हैं हमारे, तनाव बढ़े हैं, इसलिए वो तनाव कई बार माँ में किसी तरह की बीमारी के रूप में, मेंटल इलनेसेस के रूप में, या एटलीस्ट मेंटल डिस्ट्रेस के रूप में आना शुरू हो जाता है। माँ में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बिल्कुल बाद कुछ खास तरह के मेंटल डिस्ट्रेसेस बढ़े हुए देखे जाते हैं, और उनके बारे में थोड़ा पता रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, ये आपने अभी कहा कि हम ये बात कर रहे थे कि कुछ एंग्जाइटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली उनकी वजह हमें समझ में आ रही हैं, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। लेकिन आपने कहा कि जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, वो मेंटल इलनेस में ना कन्वर्ट हो, इसलिए नेचर ने प्रोटेक्ट किया है। लेकिन जो डिस्ट्रेस है वो तो डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे वो कम कर सकती है, एंड टू हाउ टू बी अवेयर कि ये डिस्ट्रेस जो है, दिस कैन बी एक्चुअली, दिस इज बिकमिंग अ डिस्ट्रेस, क्योंकि हमने इतनी आदत हो गई है, हमें वो रियलाइज ही नहीं होता कि हम डिस्ट्रेस में हैं। वी गॉट सो मच यूज टू ऑफ इट दैट वी स्टार्टेड लिविंग विद इट। उसका पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक होता, तो जब ब्रेक लग रही है तब एक्सेलरेटर नहीं लग सकता, और जब आप गाड़ी को भगा रहे हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते। हम में से हर किसी व्यक्ति ने जीवन का कोई ऐसा क्षण जिसमें हम बहुत रिलैक्स हैं, बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है कि जीवन यही होना चाहिए हर रोज़, वो एक्सपीरियंस किया होगा। चाहे बचपन का कोई क्षण हो, चाहे कहीं आप गए हों, चाहे किसी खास व्यक्ति जिससे कि आपका बहुत स्नेह है उसके साथ वो क्षण बिताए हों, वो समय याद करें। और दूसरा क्षण, जबकि आप किसी खास कारण से बहुत तनाव में रहे हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू रहा हो, या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रही हो, या परिवार में कोई दिक्कत हुई हो, उन दो चीज़ों का कंपैरिजन करें। और उसमें अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो वो ऑब्वियसली डिस्ट्रेस है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ आपको बिना किसी कारण के आमतौर पर कुछ फिजिकल सिम्टम्स हो, जो कि स्ट्रेस रिलेटेड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जिन्हें कहा जाता है, और कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं और कुछ बिहेवियरल होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में मुंह का सूखना, पूरा शरीर तना रहना, हाथों में हल्की सी कंपन होना, हाथों का ठंडा हो जाना, पसीने से आना, एकदम भूख मर जाना, चलते हुए कई बार ऐसा लगना कि जैसे चक्कर से आ रहे हैं, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, अंतड़ियों की स्पीड का बढ़ जाना, जिस कारण से बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा करती है, बार बार पेशाब आना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि फिजिकली आप महसूस करते हैं उस समय जब आप तनावग्रस्त होते हैं। साइकोलॉजिकली किसी चीज़ पे कंसंट्रेट ना कर पाना, बहुत जल्दी इरिटेबल हो जाना, किसी चीज़ के ऊपर आसपास हो रही है लेकिन उसके ऊपर फोकस ना होना, चीज़ों को जल्दी भूल जाना, दूसरों से छोटी सी बात के ऊपर भी गुस्सा आ जाना, रात को सो ना पाना, भूख का कम हो जाना, ये कुछ साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। उसी तरह से कुछ लोग इस चीज़ को कम करने के लिए कई बार कुछ ऐसे साधन अपना लेते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं, शराब की या टबैको के या पेन किलर्स के, या कई बार माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स, नींद की दवाइयाँ उनके, जिससे कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ें रोज़ हो रही हैं, इसकी वजह से आपके काम पर, आपके संबंधों पर असर हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्ट्रेस है। वो तनाव नॉर्मल नहीं है। और अगर ये अकारण ही हो रहा है, और अगर आपके मन में फ्यूचर में क्या हो सकता है उस चीज़ के बारे में बातें चल रही हैं, ऐसी किसी के चीज़ के बारे में जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, या आप हर समय किसी ना किसी रूप से अपने आप को, तो ये जितने भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल सिम्टम हैं, अगर ये बार बार हो रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और उसकी वजह से जैसा मैंने कहा था कि संबंधों पर या काम पर बहुत ज़्यादा असर आ रहा है, या डे टू डे ज़िंदगी को चला पाना ही बोझिल होता जा रहा है। प्रेगनेंसी में एक चीज़ थोड़ी सी ये समझने वाली ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, क्योंकि उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, कि प्रेगनेंसी में वैसे भी क्योंकि
बच्चे की परवरिश के लिए शरीर को थोड़ा सा ज़्यादा लोड लेना ही पड़ता है। सो थोड़ी सी हार्ट बीट, थोड़ा सा सांस का फूलना रह सकता है, लेकिन माँ उन दोनों चीज़ों में फ़र्क महसूस कर सकती है कि कब वो उसको प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी सी सांस में दिक्कत हुई, हार्ट की बीट बढ़ी, या बिना कारण से ही उसकी सांस चल रही है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है, और अगर मान लीजिए कुछ समय जब तनाव नहीं है और उस समय उसको प्रेगनेंसी की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो और उसके ऊपर तनाव की वजह से हो जाता है, तो वो माएँ आमतौर पे उस चीज़ को समझ पाती हैं। अगर वैसा है तो आपको जल्द से जल्द उसका निवारण करने की ज़रूरत है। निवारण का मतलब इलाज नहीं है, निवारण का मतलब है उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर चल ही रहा है और अगर आप उसका कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, आमतौर पे प्रेगनेंसी में दवाइयाँ देना अवॉइड किया जाता है, ख़ासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, पहले 12 हफ्तों में, क्योंकि उस समय में बेबी के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो जाती है समझने में, एक नया स्लोगन है जिसको कहते हैं साइकोलॉजी क्रिएट्स बायोलॉजी। यानी जो हमारी मन की स्थिति है उससे हमारे शरीर की रचना होगी। तो अगर हमारा मन शांत है तो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सुचारू रूप से चलेंगे। वयस्कों में, एडल्ट्स में ये प्रोसेस क्योंकि बहुत धीमी गति पे होता है, शरीर की रचना में बदलाव, तो वो पता नहीं लगता, लेकिन बच्चे में वही गति बहुत स्पीड से चल रही है। तो वही माँ की मन की स्थिति जो है, तो जो माँ के मन की स्थिति है वो ट्रांसफर हो जाती है बेबी के ऑर्गन्स के बनने में। तो उस कारण से अगर मान लीजिए माँ की स्थिति डामाडोल है तो वो सारे नेगेटिव केमिकल्स जो हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाते हैं और बेबी पैदा होने से पहले ही उस स्थिति को नॉर्मल समझने लग जाता है। सो व्हाट हैज़ बीन फाउंड इज कि वो माएँ जो कि एंक्शस रहीं उस समय जबकि वो प्रेग्नेंट थीं, तो बेबी में जो संचार हुआ उन केमिकल्स का वो हुआ इस रूप से कि वो बाद में जाके भी उन्हें नॉर्मल समझता है। कि एंजाइटी है और रहेगी। उस वजह से बच्चों में और बड़े होने में के बाद उनमें एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एक बात यहाँ पे दूसरी जो आती है कि जेनेटिक है या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्होंने बाद में सीखी, इनमें दोनों का रोल है। कुछ हद तक अगर माँ या बाप या फैमिली का कोई और मेंबर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है कुछ खास तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसकी वजह से उसमें भी उसी तरह का जेनेटिक मटेरियल आएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा फियर का कारण है जी। कि इवन इफ द कपल लाइक कि उनमें कोई भी ऐसी कोई डिसऑर्डर नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन परिवार में अगर है कहीं पे, सो कंटिन्यूसली देयर इज अ फियर इन द पेरेंट कि क्या ये ट्रांसफ़र होगा मेरे बच्चे को, शुड आई गो, और सपोज बाय चांस बोथ ऑफ देम में से एक भी, वो भी किसी मेंटल डिसऑर्डर से कभी कोई एपिसोड हो चुका है एंड देव गॉन थ्रू इट, सो एंड व्हाट इज़ द रियलिटी, शुड दे गो फॉर द बेबी, और ये ट्रांसफ़र बेबी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? अगर सारे डिसऑर्डर्स एक से दूसरी जनरेशन में चलते तो शायद पिछले 100 सालों में सारा का सारा विश्व किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित होता। ऐसा है नहीं। जेनेटिक्स में सच्चाई ये है कि उसके होने के चांसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी डिस्टेंट रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है फॉर एग्जांपल, और अभी बात करेंगे कि क्या क्या तरह की अलग अलग बीमारियां जिनके की जेनेटिक्स के द्वारा चलने के चांसेस हैं। अगर मान लीजिए डिप्रेशन है किसी डिस्टेंट रिलेटिव में, डिस्टेंट रिलेटिव मतलब कोई चाचा या किसी और में, माना तो ये भी जाता है कि अगर सेकेंड जनरेशन में मान लीजिए दादा या दादी या नाना या नानी में है और उसी तरह से चाचा या चाची में है, वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माने जाते हैं। माँ बाप में है तो वो इमीडिएट रिलेटिव है। नहीं, पर अगर चाची में होगा तो वो जेनेटिकली अटैच हो सकते हैं। चाची में नहीं, हाँ, लेकिन जो हाँ, कि जिससे कि आपकी ब्लड की Blood, लाइन जिसको कहते हैं वो आती है,
मामा है, उसमें माँ की तरफ से चाचा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दोनों तरफ से, तो उनमें भी कहा जाता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वो मार्जिनली इंक्रीज होते हैं। एक होती है एक बीमारी का जनरल पॉपुलेशन में होना, उसकी भी कुछ खास परसेंटेज है। जैसे कि डिप्रेशन है, उसकी 3 से 5% मानी जाती है मॉडरेट से सिवियर डिप्रेशन होने की। लेकिन अगर किसी में है डिस्टेंट रिलेटिव में, तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मान लीजिए 6 से 8%। ओके। अगर पेरेंट में है, एक पेरेंट में है, तो वो 10 से 12% हो जाती है। 10 से अगर 10 to 12% कि वो उसमें बच्चे में आ सकते आने हैं के चांसेस है। चांसेस है। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन में ऐसे पेरेंट का अगर बच्चे पैदा हुए, तो जनरल पॉपुलेशन में 20 या 30 में से एक बच्चे को होगा, ओके। लेकिन 19 या 29 बच्चों को नहीं होगा। अगर एक पेरेंट में है और मान लीजिए उस जेनेटिक्स को हम 10% कहते हैं, तो यानी एक बच्चे में होगा 10 में 10 से, में 9 में नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पे रुक नहीं जाती है, क्योंकि अगर आपकी जेनेटिक वनरेबिलिटी है भी और वो बच्चे में आई भी, तब भी आगे जाके भी जरूरी नहीं है कि उसको हो। अच्छा। 30 से 40% तक ही चांसेस रहते हैं कि अगर आपको जेनेटिक वनरेबिलिटी है, आपकी जीन्स में भी वो प्रॉब्लम आई है, फिर भी आपकी बाद की ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपके सपोर्ट सिस्टम्स, आपकी थिंकिंग, वो इस चीज़ को शायद आने ही ना दे। ओके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो फिजिकल इलनेसेस, जिसमें कि एक्चुअली वो फिजिकल इलनेसेस भी नहीं मानी जाती, साइकोसोमैटिक उन्हें कहा जाता है, कि आपकी सोच से वो इलनेसेस मॉडिफाई होती हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, आज से 2 जनरेशन पहले तक उसके परसेंटेजेस आज जितनी है उससे 10 गुना कम थे। जेनेटिक्स 2 जनरेशन में नहीं बदली, लेकिन लाइफस्टाइल बदल गया, वेट बदल गया, खान पान बदल गया, तनाव बदल गया। तो उस वजह से उनमें जिनमें कि थोड़ा सा भी होने के चांसेस थे, वो ज़्यादा उभर के आ रही, बिकॉज ऑफ द होल लाइफस्टाइल। बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। तो वो जो जेनेटिक वनरेबिलिटी थी, उसका एक्सप्रेशन आना शुरू हो गया एक बीमारी के रूप में। तो अगर किसी को किसी तरह की भी मेंटल प्रॉब्लम फैमिली में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे बच्चे में आएगी। इसकी वजह से ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, सिर्फ इतना है कि उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हो सके तो माँ और बाप दोनों में सेम तरह के इलनेस ना हो, क्योंकि उससे उनके आगे वंश में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स या इलनेस की बात करते हैं, कि जैसा आपने कहा शुरू में ही कि उसमें बहुत सारा एक इट्स अ बिग कैनवस, तो उसमें क्या कुछ शामिल है? क्योंकि आज भी शायद हमें से ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं, तो क्या कुछ शामिल है और जो कि एक्चुअली पॉसिबल है जिनको कंट्रोल में रख पाना? आज के समय में सही समय पर सही रूप से पहचान कर अगर इलाज करवाया जाए, तो कोई भी मेंटल इलनेस हो, माइनर से मेजर, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जो इस कैनवस में चीज़ें शामिल हैं, वो एक एंड पे जिनको कि मोर सिवियर माना जाता है, वो है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी, जो कि जनरल पॉपुलेशन में 1 से 2% तक होती है। इसमें दवाइयों की बहुत ज़रूरत रहती है और उसी से काफ़ी हद तक सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति को जीवन में जीना कैसे है, एक रूटीन कैसे बनाए रखनी है, दूसरों से संबंध कैसे बनाए रखने हैं, अपने आप को यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी किस तरह से करे रखना है, वो साइकोलॉजिकल इनपुट भी आनी शुरू हो जाती है। आमतौर पे अगर किसी महिला में वो है, तो वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि अगर हो सके तो वो प्रेगनेंसी ना करें और अडॉप्शन कर लें, अगर वो बिल्कुल स्टेबल हैं तो। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि दवा को अचानक ही बंद करना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नहीं तो चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी, जिसमें कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, मैलफॉर्मेशन जिनको बोला जाता है, या शरीर के कुछ अंगों का सही विकास ना होना,
उसके बारे में बात होती है। प्लस वो बेबी भी तो उन्हीं दवाइयों को एक्सपोज होगा। लेकिन अगर वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं तो फिर उनके उसी बीमारी के फिर से आने के सिम्टम्स के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं, और उस कारण से वैसे भी वो प्रेगनेंसी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जो व्यक्ति पूरी तरह से स्टेबल भी है, मेडिसिन्स पे है, वो एकदम दवाई बंद करे और फिर प्रेगनेंसी का सोचे, ऐसा आमतौर पे सजेशन नहीं दी जाती। स्टेबल भी है, दवाइयाँ भी ले रहा है, तो भी एडवाइस किया जाता है कि वो दवाइयाँ बंद ना करे, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए जो दवाइयाँ हैं उनमें अभी कोई ऐसी भी दवाई जिसको कहा जाए पूरी तरह से सेफ है आज के समय में नहीं है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए तो ख़ास तौर पे ये कहा जाता है। डिप्रेशंस आमतौर पे प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं उन महिलाओं के जिनको कि पहले डिप्रेशन हो चुका है। वैसे कुछ हद तक प्रेगनेंसी के वक्त में जिनको ब्लूज बोलते हैं, डिप्रेशन नहीं है, सीवियर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है, लेकिन मूड में बहुत बदलाव आता है। उसके कई कारण हैं। कुछ कारण सामाजिक हैं, कुछ कारण साइकोलॉजिकल हैं, कुछ कारण फिजियोलॉजिकल हैं। फिजियोलॉजिकल कारण में जो हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी उनको मुश्किल आती है। उसी तरह से फिजिकली एक ग्रोइंग बेबी का जो वेट है और उसकी वजह से उनके सिस्टम पे जो ओवरलोड पड़ता है, प्लस उसकी वजह से नींद पूरी तरह से नहीं आ पाती। और अगर वो कामकाजी महिला हैं या घर में ही बहुत काम करना है तो उन्हें उतना रेस्ट जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसी के साथ में अगर किसी तरह के तनाव से चल रही हैं तो वो तो और भी ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देता है। तो साइकोलॉजिकल कारण ये भी हो सकते हैं कि कई बार थोड़ी सी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, या उनके बचपन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इस समय में उभर के आ सकते हैं। कई बार जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है वो आम तौर पे इस समय में उभर के उसके बारे में विचार चल सकते हैं। या अगर हस्बैंड से तिरस्कार है, या घर में वायलेंस है, या संबंध अच्छे नहीं हैं, या इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और आज के समय में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की अच्छी से अच्छी परवरिश हो, और उसके लिए मान लीजिए अभी वो पूरी तरह से मेंटली तैयार नहीं है फैमिली, तो वो कई बार इस तरह के कुछ साइकोलॉजिकल और सोशल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए इस तरह के मूड्स को महसूस करें, जिसमें कि थोड़ा सा उदासी होना, ये लगना कि चीज़ें शायद फ्यूचर में ठीक तरह से नहीं चल पाएंगी, या कभी कभी रो देना, या थोड़ा सा लोगों से विड्रॉ कर जाना। लेकिन अगर वो थोड़ी देर के लिए है, मान लीजिए दिन में 10 मिनट के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है, या किसी संदर्भ में होता है, हस्बैंड ने कुछ कहा, इन लॉज ने कुछ कहा, थोड़ी देर के लिए वो परेशान रहीं, रो पड़ी, उन्हें लगा कि मैं अकेली हूँ, इस तरह के मूड्स खास तौर पे प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा उभर के आ जाते हैं, तो वो नॉर्मल है। नहीं, बट दिस इज लाइक अगर किसी को ऑलरेडी डिप्रेशन हो चुका है और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान ये सब होता है, देन शी नीड्स टू बी मोर केयरफुल। अगर ये सब हो रहे हैं, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन और ये हो सकता है उस व्यक्ति में जिसको पहले कभी नहीं है उसको भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले किसी को सीवियर डिप्रेशन रहा हो, ख़ास तौर पर अगर उसके लिए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी हो, और ये सिम्टम्स हों और फिर बढ़ते जाएं, और ख़ास तौर पे अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार चले, इसकी वजह से नींद बहुत ख़राब हो जाए, या इसकी वजह से उनको भूख बिल्कुल लगनी ख़त्म हो जाए। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा फ़र्क वैसे भी पड़ता है, स्पेशली फर्स्ट मंथ और 2 में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि नौजिया थोड़ा सा होता है या कुछ तरह की स्मेल्स आपको बुरी लगती हैं, वो नहीं, लेकिन आपकी भूख मान लीजिए बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपको स्मेल्स ख़राब नहीं लग रही लेकिन भूख ही ख़त्म हो जाए, या वेट लूज़ होना शुरू हो जाए, तो वो आपके लिए और बेबी दोनों के लिए खतरे वाला हो सकता है। तो उस समय में आपको ज़रूर किसी ना किसी तरह की सलाह की ज़रूरत है, और उस समय में ज़रूर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से बात करें, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर। और ज़रूरी नहीं है कि हर सिम्टम के लिए दवाइयाँ ही देनी पड़ती, अपनी सोच को बदलने के ढंग
या परिवार में कुछ खास तरह की दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए थेरेपी, या इंटरपर्सनल थेरेपी। स्पेशली कई बार यंगर कपल्स में कुछ खास तरह के मुद्दे, इंटरपर्सनल फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं और उस वजह से भी कई बार महिला के ऊपर जोर पड़ते हैं और उसमें उसको कई बार गिल्ट महसूस होती है। तो वो सारे इश्यूज को थेरेपी के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इट्सेल्फ। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए अगर लगे कि ये इतना लंबा वक्फा हो गया है और इन सारी लेनी सब चाहिए अगर सिम्टम्स शुरू हो गए हैं। और कुछ खास केसेस में मान लीजिए इन सब सिम्टम्स की वजह से उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है या प्रेगनेंसी पर ही इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे समय में खास तौर पे 3rd ट्राइमेस्टर के बाद कुछ दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी के ऊपर ज़्यादा असर ना डालें। क्योंकि ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि अगर डिप्रेशन लगातार चल रहा है तो उससे भी बेबी पर और मदर पर असर पड़ेगा। लेकिन ये डिसीजन आप डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि इन सब इश्यूज के बारे में फोकस करने से ही, कई बार परिवार को समझाने से ही, महिला को ही कुछ खास तरीके के तरीके बतलाने से ही उनको फ़ायदा हो जाता है और वो समय निकल पाता है। और फिर बाद में अगर चल रहा है तो 1st ट्राइमेस्टर के बाद दवाइयाँ भी शुरू और की जा जैसा आपने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके होते हुए भी प्रेगनेंसी के लिए जा सकती है। सो डॉक्टर अवधेश, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि खासकर स्किज़ोफ्रेनिया जो है उस टाइम पे अगर महिला उससे गुजर रही हैं और अभी भी दवाई पर हैं तब उन्हें नहीं बेबी के लिए जाना चाहिए, लेकिन बाकी सबको मैनेज किया जा सकता है। कुछ और बातें हम जानेंगे क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है शायद इस पर कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते और अदरवाइज लाइफ में नहीं दे पाते, तो प्रेगनेंसी के दौरान इतनी सारी और चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ नॉट ओनली द चाइल्ड्स लाइफ बट द कपल्स लाइफ एज वेल। आज की बातचीत के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब ये समझने की ज़रूरत है कि शायद हमने जो छोटी छोटी बातें थी, जो फियर्स थे, जो एंग्जाइटी थी, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेकिन जहाँ ये लगने लगे, खासकर वो महिलाएं या वो परिवार जो पहले किसी ऐसे एस्पेक्ट से गुजर चुका है, कहीं ना कहीं कभी अगर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और जहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी, उन्हें अपने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि आज सब कुछ अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे को सब कुछ मिले, लेकिन हर बार भूल जाते हैं कि वो शुरुआत जब वो मेरे वूम में है तभी से हो जाती है। तो तभी से क्यों ना सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और वहीं से शुरुआत करके फिर जब बेबी हमारे सामने होगा तब तो बहुत कुछ हम करते ही हैं। आज इतना ही। अगर कोई आपके मन में बात है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।